साल 2026 का केंद्रीय बजट ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं था, बल्कि सही मायनों में भारत की आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय करने वाला एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब सवाल ये है कि इसे हाल के दौर का सबसे मुश्किल बजट क्यों कहा जा रहा है। चलिए, आज की इस पड़ताल में इसकी हर एक परत को खोलकर समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये बजट इतना मुश्किल था क्यों। फिर बात करेंगे उस टाइटरोप वॉक की, यानी वो कौन सा संतुलन था जिसे सांधने की चुनौती सरकार के सामने थी। इसके बाद सरकार की तिजोरी की हालत देखेंगे। फिर समझेंगे कि इसका हम सब पर, यानी आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर होगा। और सबसे आखिर में इसका एक सीधा और सच्चा मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं, उन वजहों को जानते हैं जिसने इस बजट को इतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया। सवाल बहुत सीधा है, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी कि बजट 2026 को एक अग्नि परीक्षा की तरह देखा जा रहा था। देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ बने दबावों में छिपा है। उस वक्त अर्थव्यवस्था, आप कह सकते हैं, एक साथ 5 बड़ी चुनौतियों से जूझ रही थी। एक तरफ तो थी महंगाई, जो कुछ कम जरूर हुई थी, पर अभी भी जेब पर भारी पड़ रही थी। दूसरी तरफ देश के करोड़ों नौजवानों के लिए नौकरियों का एक बड़ा सवाल खड़ा था। मध्यम वर्ग तो पहले से ही बढ़ती ईएमआई और खर्चों के बोझ तले दबा हुआ था। और इन सब घरेलू मुश्किलों के ऊपर दुनिया भर में मंदी की आहट और देश के अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों का दबाव, ये सब एक साथ आ गया था। अब आप सोचिए, ऐसे हालात में बजट बनाना किसी रस्सी पर चलने जैसा ही तो है। एक ऐसी टाइटरोप वॉक जहां जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लग सकता था। और यह संतुलन साधना किसी दो-धारी तलवार पर चलने से कम नहीं था। अब देखिए, एक तरफ थे ग्लोबल प्रेशर, दुनिया में मंदी का माहौल, डॉलर का लगातार मजबूत होना और कच्चे तेल की ऊपर नीचे होती कीमतें जो हमारे आयात को महंगा बना रही थीं। और दूसरी तरफ थीं हमारी घरेलू चुनौतियां, देश के अंदर बेरोजगारी, आम लोगों की घटती परचेजिंग पावर और सरकार का बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट, मतलब आमदनी और खर्चे के बीच का बढ़ता अंतर। इस आर्थिक चक्रव्यूह के साथ ही एक और बड़ी मुश्किल थी राजनीतिक। सरकार की तिजोरी पर जबरदस्त दबाव था, लेकिन समाज का हर तबका, चाहे वो किसान हो, युवा हो, मिडिल क्लास हो या फिर इंडस्ट्री, हर किसी को बजट से बहुत बड़ी उम्मीदें थी। और सीधी सी बात है, सबको एक साथ खुश करना लगभग नामुमकिन था। आइए अब जरा सरकार की आर्थिक सेहत को और करीब से देखते हैं। मतलब ये समझते हैं कि सरकार की कमाई होती कहां से है और खर्च करने की मजबूरियां क्या-क्या हैं। देखिए, सरकार की कमाई के जो सबसे बड़े जरिए हैं वो हैं जीएसटी, इनकम टैक्स और बड़ी कंपनियों से मिलने वाला कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन होता क्या है कि जब विकास की योजनाओं और बाकी जरूरी खर्चों के लिए ये पैसा पूरा नहीं पड़ता, तो सरकार को बाजार से उधार लेना पड़ता है। और ये उधार हर साल सरकार की देनदारी को और बढ़ाता चला जाता है। और बस यहीं पर सरकार के सामने सबसे बड़ी पहेली खड़ी थी। अगर टैक्स बढ़ाते हैं तो आम आदमी और कारोबारियों पर बोझ बढ़ता है, जो नाराज होते हैं। और अगर विकास के कामों के लिए ज्यादा उधार लेते हैं तो देश पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उसका ब्याज चुकाने में ही एक बहुत बड़ी रकम चली जाती है। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बड़ी बड़ी आर्थिक बातों का देश के एक आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर क्या और कैसा असर पड़ेगा। हर बजट की तरह इस बार भी देश का जो सैलरीड मिडिल क्लास है वो टैक्स में एक बड़ी राहत की उम्मीद लगाकर बैठा था। लेकिन जैसा कि हमने देखा, आर्थिक मजबूरियों के चलते सरकार के हाथ कुछ हद तक बंधे हुए थे। इसलिए उम्मीदों के मुताबिक सीधी राहत देना मुमकिन नहीं हो पाया। हकीकत तो यही है कि आज मध्यम वर्ग घर की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई के बढ़ते खर्च और परिवार के इलाज पर होने वाले खर्चों के बोझ तले दबा हुआ है। इस बजट ने टैक्स में सीधी कटौती करने के बजाय भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा देने वाली स्कीमों पर ज्यादा ध्यान दिया। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि ये दर्द पर मरहम लगाने जैसी कोशिश थी, ना कि उस दर्द का कोई पक्का इलाज। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी आबादी, यानी हमारे युवाओं की। बजट ने भविष्य के भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन तो जरूर रखा, लेकिन जो करोड़ों युवा कॉलेज से पढ़कर निकल रहे हैं, उनके लिए फौरन नौकरी का जो सवाल था वो जस का तस बना रहा। देखिए, सरकार की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमईज, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाओ।
इससे प्राइवेट कंपनियां भी निवेश करने के लिए आगे आएंगी, बाजार में डिमांड बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे नौकरियां पैदा होंगी। अब ये रास्ता तो ठोस है, लेकिन ये एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं, इसमें वक्त तो लगता ही है। चलिए अब रुख करते हैं ग्रामीण भारत और किसानों की तरफ, जो सही मायनों में हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बजट में खेती किसानी के लिए सपोर्ट का ऐलान तो हुआ, लेकिन कुछ बहुत पुरानी और बुनियादी समस्याएं हैं जो अभी भी अपने समाधान का इंतजार कर रही हैं। सरकार ने कृषि, सिंचाई, गांवों की सड़कों और फसल बीमा जैसी योजनाओं पर अपना खर्च जरूर बढ़ाया है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी का सवाल, किसानों की आमदनी की स्थिरता और लगातार बढ़ता कर्ज का बोझ, ये वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर किसी ठोस प्रगति की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या बजट 2026 एक अच्छा बजट था या एक बुरा बजट, या फिर सिर्फ उस वक्त के हालातों के हिसाब से एक प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक बजट था? अगर हम इसका सार निकालें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि ये बजट भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करना है। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू ये है कि इसमें फौरी राहत देने वाले लोकप्रिय फैसलों की कमी है, जिससे मौजूदा मुश्किलों से जूझ रहे लोगों को तुरंत कोई बड़ी राहत नहीं मिली। आखिर में अगर इस बजट को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉपुलर यानी लोकप्रिय बजट भले ही ना हो, लेकिन ये निश्चित रूप से एक प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक बजट जरूर है। ऐसा लगता है कि सरकार ने कड़वी दवाई पिलाकर अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने का रास्ता चुना है, ना कि कोई मीठी गोली देकर कुछ वक्त की वाहवाही लूटने का। और ये पूरी बातचीत आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रही है कि जब देश ऐसी मुश्किल और असाधारण चुनौतियों के दौर से गुजर रहा हो, तो क्या एक व्यावहारिक लेकिन अलोकप्रिय बजट पेश करना ही सरकार के पास एकमात्र जिम्मेदाराना विकल्प बचा था? इस पर सोचिएगा जरूर।